शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर जैसे बह रही है। कोई अनकही कोई अनसुनी बात धीमे धीमे कह रही है। कहीं ना कहीं जागी हुई है कोई आरज़ू, कहीं ना कहीं खोए हुए से हैं मैं और तुम। के बुम 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 पारा पारा है खामोश दोनों। के बुम 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 पारा पारा है मदहोश दोनों। नमस्कार, स्पिरिट ऑफ इम्बाइब की पेशकश वे दिन की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। पीस स्क्वायर से एक छोटी सड़क नदी की ओर जाती है। उसके शुरू में ही एक पुराना फ्लैट था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। फ्रांस का स्टूडियो सबसे ऊपरी मंजिल पर था। नीचे दौड़ी दालान पर गीले कपड़े सूखा करते थे। लिफ्ट हमेशा खराब रहती थी और सीढ़ियां चढ़कर ही फ्रांस के कमरे में पहुंचा जा सकता था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर तक वहीं अंधेरे जीने पर खड़ा रहा। उस समय यह विचार असंभव लगा कि बाहर इतना उजला और साफ दिन फैला है। सबसे ऊपर होने पर भी फ्रांस के अपार्टमेंट में सीलन और अंधेरा जमे रहते थे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। मारिया ने खोला था। वह देहरी पर खड़ी थी। भीतर आ जाओ। वह दरवाज़ा खोलकर अलग खड़ी हो गई। फ्रांस भीतर है। वे लोग सुबह से बैठे हैं, उसने कहा। मैंने अपना ओवरकोट और दस्ताने उतार कर हैंगर पर रख दिए। भीतर से उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। फ्रांस के साथ कोई और भी है। मैंने मारिया की ओर देखा। टीटी सुबह आया था। तुझे कोई काम मिला है? उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। हाँ, कुछ दिनों के लिए, मैंने कहा। अब तू भूखा मेरे घर नहीं आएगा, उसने हंसकर कहा। यह पिछली सर्दियों में था जब हमारे पास कुछ न रहता। हम अक्सर मारिया के घर खाने चले जाते थे। वह उन दिनों जर्मन एम्बेसी में काम करती थी और अकेली थी। पता नहीं कितनी बार रात की अनुचित घड़ियों में उसने कुछ क्राउन्स के लिए उसे जगाया था। हम कल तेरे हॉस्टल आए थे, मारिया ने कहा। कुछ काम था? मैंने उसकी ओर देखा। फ्रांस तुझसे मिलना चाहता था, उसने कहा। उसके स्वर में हल्की सी विरक्ति थी जो छिपती नहीं। तुम्हारे वीज़ा का क्या हुआ? अभी कुछ नहीं, मुझे मिलेगा नहीं, उसने कहा और मुझे देखकर हंस दी। तुझे दुख है? उसने कहा। मैं इतनी जल्दी प्राग नहीं छोड़ूंगी। मैं चुप रहा। हम दोनों उसकी भाषा में ही बोलते हैं। उसे अंग्रेज़ी आती है, लेकिन उसकी ज़िद है कि मैं चेक में ही बोलूं। जब हम चेक में बोलते हैं तब तुम की जगह तू हो जाता है, लेकिन मुझे अभी उसकी आदत नहीं पड़ी और मैं तुम ही कहता हूँ, जो बुरी तरह औपचारिक लगता है। नौकरी कैसी है? उसने हंसकर पूछा। अभी वह शुरू भी नहीं हुई, मैंने कहा। बहुत दिनों से तू घर नहीं आया। मैं अब सोऊंगा। सुनो, हम सब इस बार पहाड़ों पर जा सकते हैं। तुमने मुझे स्कीइंग करने का वादा किया है। फ्रांस बर्लिन जा रहा है, उसने धीरे से कहा। उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं, लेकिन अगर मुझे वीज़ा नहीं मिला तब उसे अकेले ही जाना पड़ेगा। उसका स्वर बहुत सहज था। मारिया ने कभी अपने लिए किसी से शिकायत की हो याद नहीं आता। मैं उसे उस दिन से जानता हूँ जब कंसर्ट हॉल के बाहर फ्रांस ने उसका परिचय देते हुए कहा था, शी इज़ माई गर्ल। हम कभी यह सोच नहीं पाते थे, हालांकि वह फ्रांस के साथ रहती थी। हम उन दोनों को जितना अलग अलग जानते थे उतना साथ जोड़ कर नहीं। कहाँ जा रही हो? मैं अभी आती हूँ। फ्रांस की रसोई खाली पड़ी है। उसने कोने से प्लास्टिक का थैला उठाकर कंधे पर लटका लिया। वह बंद गले और पूरी बाहों का स्वेटर पहनी थी। उसके नीचे पुरानी घिसी हुई कॉर्डरॉय की जीन्स थी जो वह सारी सर्दियों में दिन रात पहने रहा करती थी। मारिया को कपड़े पहनने का सलीका कब आएगा, हम अक्सर सोचा करते थे। वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? भीतर से आवाज़ आई। वह फ्रांस का स्वर था। मैं दरवाज़ा खोलकर उसके स्टूडियो में चला आया। वह छोटा सा कमरा था और दिन के समय भी वहाँ बत्ती जलती रहती थी।
फ्रांस गद्दी का सहारा लिए सोफे पर लेटा था। ऊपर ईसा मसीह का एक पुराना चित्र लगा था। वह मकान मालिक का चित्र था और उसे उतारना मना था। पास ही पियानो की चौकी पर टीटी बैठा था। उसने मुझे देखा और गिलास ऊपर उठा दिया। फॉर योर ब्लेसेड टूरिस्ट, उसने हंसते हुए कहा। क्या लोगे? फ्रांस ने मेरी ओर देखा। मैं मारिया की कुर्सी पर बैठ गया जो खाली थी। तिपाई पर गिलास रखे थे। पियानो के नीचे बियर की बोतलें थीं। उनका पीला कांच बिजली में चमक रहा था। मैं अभी पीकर आ रहा हूँ, मैंने कहा। इतनी सुबह कहाँ? टीटी ने पूछा। हम स्लाविया गए थे, मैंने कहा। कमरा गर्म था। फ्रांस के कमरे में सेंट्रल हीटिंग नहीं थी, लेकिन अंगीठी में आग सुलगती रहती थी। हमेशा नहीं, सिर्फ उन दिनों जब मारिया रहती थी। हम आग को देखकर ही जान जाते थे कि मारिया घर में है। कौन लोग हैं ये टूरिस्ट? फ्रांस ने पूछा। ऑस्ट्रियन, मैंने कहा। कुछ तुम्हारे देश के लोग भी हैं। वे स्कीइंग करने कॉर्कोनिश गए हैं। कितने दिन रहेंगे? मैंने पूछा नहीं। मैंने कहा, मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने इसके बारे में उनसे कुछ भी नहीं पूछा। मारिया का आधा गिलास भरा था। मैंने एक घूंट लिया और सिगरेट सुलगा ली। मारिया चली गई। वह खाने का सामान लेने गई है। उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं, क्यों? मैंने फ्रांस की ओर देखा। वह चुपचाप अपनी पाइप में तंबाकू भरने लगा। उसके बाल हल्के से सुर्ख थे। हम अक्सर उसके बालों को लेकर मजाक करते थे। यह असली एरियन रेस के निशानी है, टीटी कहा करता था। उसे अखरता था। मैं कभी कभी सोचता था कि अगर फ्रांस हिटलर के समय में इतना वयस्क होता जितना आज है, तब अपने को कैसे निभा पाता। वह अपने पिता के बारे में चुप रहा करता था और हम कभी उनके बारे में नहीं पूछते थे। उसकी माँ दूसरा विवाह करने के बाद पश्चिम बर्लिन में बस गई थी। वर्ष में एक बार क्रिसमस की छुट्टियों में वह उनसे मिलने चला जाता था। कभी कभी वह हमें लड़ाई के बारे में कुछ घटनाएं सुनाता था, किंतु कुछ ऐसे तटस्थ भाव से कि हमें निश्चय नहीं हो पाता था कि वह लड़ाई के बारे में बता रहा है जिसमें उसका बचपन गुजरा था, या अपने बचपन के बारे में जिसमें उनकी लड़ाई गुजरी थी। तुम्हारी पिक्चर अप्रूव हो गई? मैंने पूछा। मालूम नहीं, मुझे अब फिक्र नहीं है, फ्रांस ने कहा। वह कुशन पर से टिकाए छत की ओर देख रहा था। तुम्हारे पास फिल्म है? उन्होंने वापस नहीं की, फ्रांस ने कहा। वैसी फिल्में वापस नहीं करते, टीटी ने कहा। अगर होती तब हम देखते, मैंने सोचा। फ्रांस का अपना प्रोजेक्टर था। हम अक्सर अपनी, उसकी और उसके कुछ मित्रों की फिल्में बाहर टेरेस पर देखते थे। तुम इस बार बर्लिन जा रहे हो? हाँ, सोच रहा हूँ। फ्रांस सोफा पर बैठा गया। अभी तक मारिया के लिए रुका था, अब कोई फ़ायदा नहीं, उसने कहा। वे उसे वीज़ा क्यों नहीं दे रहे? टीटी ने पूछा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फ्रांस ने कहा। उसके स्वर में एक छोटा सा खिंचाव चला आता था, जो सिर्फ ज़्यादा पीने से ही आता था। लगता था वे सुबह से ही पी रहे थे। लेकिन तुम वापस आ रहे हो, शायद अगले साल मुमकिन हो, मैंने कहा। अगले साल? फ्रांस धीरे से हंस पड़ा, बहुत अपनी ढंग से। मुझ में अब सब्र नहीं है। वह पिछले 2 साल से कोशिश कर रही है, उसने कहा। हम चुप बैठे रहे। या शायद वही सीमा थी जिसके आगे कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था। लगता था कोई बाहर का फंदा है जिसकी सब गांठें, सब सिरे दूसरे के हाथों में हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। मारिया दरवाज़ा खोलकर भीतर आ गई। उसने उड़ती निगाह से फ्रांस को देखा, फिर थैले को सोफे के कोने पर रख दिया। बाहर की धूप में उसका चेहरा लाल हो गया था। मेरी बियर पी रहा है? उसने मेरी ओर देखा। क्या है थैले में? टीटी ने उसकी ओर देखा। मैं भूख से मर रहा हूँ। तुम पीने से मरोगे। मारिया ने उसके हाथ से थैला छीन लिया और उसमें से ब्राउन ब्रेड, सॉसेस और सलामी बाहर निकाल कर तिपाई पर रख दी। फिर फ्रांस के गिलास से एक घूंट बियर पी। बाहर कैसा है? फ्रांस ने पूछा। बर्फ़ गिर रही है, उसने हंसते हुए कहा। देखते नहीं कितनी गर्मी है? हमें बाहर चलना चाहिए। लेतना की पहाड़ी पर लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। तुमने कभी इतनी गर्मी देखी है क्रिसमस से पहले? यह टीटी की सफ़ेद क्रिसमस है, फ्रांस ने मुस्कुराते हुए टीटी की ओर देखा। तुम देखना, क्रिसमस से पहले ज़रूर बर्फ़ गिरेगी। हर साल ऐसा होता ही है, टीटी ने कहा। यू ड्रिंक बुद्धिस्ट, यू मैड मैंडारिन। मारिया ने हंसते हुए टीटी के बाल झंझोड़ दिए। यह हमारा पुराना मजाक था,
टीटी को सताने के लिए। वैसे यह बहुत गलत नहीं था। बहुत पीने के बाद टीटी मंडारिन सा लगता था, सचमुच का नहीं, बल्कि हॉलीवुड की फिल्म में नकली मंडारिन जैसा। सॉसेस ऐसे ही लेगा या ज़रा सा तल दूँ? मारिया ने मुझसे पूछा। थोड़ा सा गर्म कर दो, मैंने कहा। मैं रोटी काट लेती हूँ, तू जाकर स्टोव जला दे। फ्राइंग पैन सिंक में रखा दे, उसे धो लेना। मैं रसोई में चला आया। नल की खुली धार के नीचे फ्राइंग पैन रख दिया। गैस का स्टोव जलाने से पहले खिड़की खोल दी। पिछवाड़े की तरफ एक छोटा सा मैदान था। बर्फ जम गई थी जिस पर बच्चे हॉकी खेल रहे थे। सफ़ेद छतों की चिमनियों से धुआं उड़ रहा था। मुझे फ्रांस के रसोई घर में बैठना अच्छा लगता था। वह पूरे अपार्टमेंट से अलग था और वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती थी, सिवाय कभी कभी पियानो की, जब भीतर सब चुप हों। क्या हाल है? मारिया ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने आधी बोतल भी नहीं पी। मैंने हंसकर कहा, तेरे लिए इतनी ही काफ़ी है, उसने कहा। वह सिंक के सामने एक छोटे से स्टूल पर बैठ गई। मैंने फ्राइंग पैन स्टोव पर रख दिए। कुछ देर तक हम चुपचाप फ्राइंग पैन पर सॉसेस की चिड़चिड़ाहट सुनते रहे। फिर उसने स्टोव बुझा दिया। मारिया, मुझे अपना स्वर कुछ अजीब सा लगा। क्या? उसने तौलिए से हाथ पोंछते हुए मेरी ओर देखा। तुम इस बार फ्रांस के साथ क्यों नहीं चली जाती? वह एक नीरव क्षण तक मुझे देखती रही। उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, वह धीरे से हंस दी। वह हंसी खाली थी, उसमें हल्की सी लापरवाही भी थी, जैसे फ्रांस के जाने से उसे कोई रंज नहीं है। कभी उसने अपना दुख दूसरों को दिखाया हो याद नहीं आता। उसकी बातों में हमेशा एक स्लीप वॉकर की सी निर्भयता छिपी रहती है, जो खतरे के सामने होते हुए भी उसके पास बढ़ता जाता है, बिना किसी डर के, आखिरी लम्हे तक। कुछ लोग जीने में भी रफ ड्राफ्ट रखते हैं, एक सजी सवरी कॉपी तैयार रहती है। मारिया में ऐसा कुछ नहीं था। जो कुछ था वह अंतिम रूप से आखिरी था। उसे सही करने की ज़रूरत उसे कभी महसूस नहीं होती थी। कोई इतने सहज ढंग से भी डेस्परेट हो सकता है? मारिया को जानने से पहले मैंने कभी नहीं जाना था। क्या सोच रहे हो? उसने मेरा कंधा हिलाया। कुछ नहीं। भीतर नहीं चलोगी? ज़रा ठहर जाओ, मैं कॉफ़ी का पानी रख देती हूँ। तुझे कब जाना है? मुझे जल्दी नहीं है, मैंने कहा। उसने परकोलेटर में पानी भरकर स्टोव पर रख दिए। फिर वह मेरे सामने रसोई के फर्श पर बैठ गई। वे लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसने हंसते हुए मेरी ओर देखा। तो तुम इस बार स्कीइंग के लिए नहीं जाओगी? इस बार नहीं, सोचती हूँ कुछ दिनों के लिए अपने गांव चली जाऊँ, उसने कहा। फ्रांस कब जा रहा है? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। वह चुप हो गई। परकुलेटर में पानी उबलकर ढक्कन पर जमी कॉफ़ी को भिगो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मारिया का स्वर सहसा बहुत धीमा सा हुआ। इस बार मुझे उसका व्यवहार अजीब सा लग रहा है। पहले मेरा ख्याल था कि हम दोनों साथ जाएंगे, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिल रहा है। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? लेकिन वे वीज़ा क्यों नहीं दे रहे? तुझे नहीं मालूम? उसने मेरी ओर हंसते हुए देखा। यह यहाँ का नियम है। अगर कोई चेक लड़की किसी विदेशी की पत्नी हो तब वह उसके साथ बाहर जा सकती है, नहीं तो काफ़ी दिक्कत पड़ती है। हम कुछ देर तक चुपचाप परकोलेटर की घुड़घुड़ाहट सुनते रहे। मारिया खिड़की के बाहर देख रही थी। रसोई घर एकदम सून सा पड़ा था। बाहर खेलते हुए बच्चों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद हम कमरे में आ गए। खाते समय कोई बात नहीं हुई। खाने के बाद मुझे नींद सी आने लगी। मैंने फ्रांस को काउच से उठा दिया और स्वयं उस पर लेट गया। मुझे इतनी सुबह बियर भी नहीं पीनी चाहिए थी, मैंने सोचा, लेकिन अब वह मेरे भीतर थी और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं उस कमरे को देखने लगा जिसमें हम चारों बैठे थे। एक छोटा सा कमरा और उसके पास सर्दियों की दोपहर। दोपहर के समय प्राग के ऊपर एक रिक्ति सी घिर आती थी। सिर्फ ट्राम के पहियों की घड़घड़ाहट सुनाई देती थी। आज कभी सोचता हूँ तो मुझे वह एक इटालियन फिल्म सा जान पड़ता है, एक मुकम्मल नाकामी जिसके दोनों ओर एक तार लटकती थी। उस पर सूखते फ्रांस के अंडरवियर, रुमाल, मोजे, उनके नीचे हम, पियानो। काउच से उठकर फ्रांस पियानो के सामने चौकी पर बैठ गया था। कुछ थोड़ा सा पी लेने के बाद उसकी झिझक मिट जाती थी। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो बिना पिए कभी नाच नहीं सकते।
फ्रांस उनसे अलग नहीं है। जब हम कभी उसे पियानो बजाने के लिए कहते थे तो वह हमेशा हंसकर टाल देता था, लेकिन पीने के बाद उसे हमारी चिंता नहीं रहती थी। वह हमेशा कुछ अनिश्चित ढंग की कीबोर्ड को छूता था, जैसे हम बिजली के मीटर को छूते हैं, चाहे उसमें करंट न हो। फिर भी अंतिम क्षण तक, छूने से पहले तक एक संदेह बना रहता है। वह बारतों की दोपहर होगी, या हम पहले नोट से ही जान गए थे। कोई हंगेरियन जिप्सी धुन रही होगी। शुरू होने पर मारिया मेरी ओर देखकर मुस्कुरा दी। वह सोफा के एक सिरे पर बैठी थी। उसने सिगरेट सुलगा ली थी। फ्रांस की पीठ हमारी ओर थी। यह अच्छा था कि हमें देख नहीं सकता था, हम सिर्फ सुन सकते थे, जैसे हम अंधेरे में अधखुली टोटी की टप टप सुनते हैं। एक उलझा हुआ सुख, सुख भी नहीं, उसके पहले का क्षण, जो जिप्सी ट्यून का आवारा अंतहीन आतंक है, जो डर नहीं है। डर के परे एक कातरता होती है, पीने और छोड़ने की, एक बच्चे के झूले की तरह, जो जब नीचे जाता है तो दिल बैठने सा लगता है, ऊपर उठते ही एक चीख सी निकल जाती है, जिसने गिरने के एक डर को छोड़ दिया है लेकिन उठने के सुख को अभी नहीं पकड़ा है। फ्रांस ने पियानो बंद कर दिया। मैंने आंखें खोल दी, काउच से उठकर खड़ा हुआ और खिड़की के पास चला आया। बाहर ठंडी धूप का उजाला था, फीका और मलिन, निस्पंद आलोक। उसके परे प्राग की ऊंची नीची छतें फैली थीं, पिछली रात की बर्फ में ढकी हुई। क्या बात है? फ्रांस ने पियानो से मुंह मोड़कर मेरी ओर देखा। मुझे जाना है। मैंने हैंगर से अपना ओवरकोट उठा लिया। कहाँ जाओगे? हम पहले यूरोपा, फिर स्केटिंग रिंग। मैं अब ड्यूटी पर हूँ, मैंने हंसकर कहा। मारिया चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। मुझे हल्की सी खुशी हुई कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तेरी बियर बची है? मारिया ने बोतल की ओर देखा। यह तुम्हारी थी, मैं चुरा कर पी रहा था। मैंने उसका हाथ धीरे से दबा दिया। तुम क्रिसमस ईव पर यहीं रहोगी? मैंने उसकी ओर देखा। अभी पक्का नहीं है, लेकिन उससे पहले हम मिलेंगे, उसने कहा। फ्रांस चुप रहा। पास की कुर्सी पर टीटी की गर्म बोझिल सांसें सुनाई दे रही थीं। वह सो रहा था। कोट पहनकर मैं बाहर चला आया। 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरा था कि फ्रांस ने पीछे से आवाज़ दी। मैं ठिठक गया। वह मेरे पास आकर रुक गया। बाहर की हवा में उसके सुर्ख घुंघराले बाल माथे पर उड़ रहे थे। मैं रात को इजेरा में रहूँगा, उसने धीरे से कहा। तुम आ सकोगे? मैंने उसकी ओर देखा। इतने कम समय में कुछ भी पूछना निरर्थक लगा। मुझे मालूम नहीं मैं कब तक खाली हो सकूँगा, मैंने कहा। तुम अपने टूरिस्टों के साथ रात भर नहीं रहोगे? उसने हंसी में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी का एक भी चिन्ह नहीं था। मैं कोशिश करूँगा, मैंने कहा। मैं 10 से 12 बजे तक वहीं रहूँगा। तुम किसी भी समय आ सकते हो, उसने कहा, और फिर बिना मेरी ओर देखे चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इस कहानी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो, ये उपन्यास पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ अपने कमेंट करके हमें बताएं, इसे औरों तक पहुंचाएं। ये बहुत खूबसूरत उपन्यास है, बहुत शानदार दुनिया। धन्यवाद।